साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। चुनाव का मौसम है, कई चरणों के चुनाव हो चुके हैं, झारखंड में भी एक चरण का चुनाव हो चुका है। तो ऐसे वक्त में जब हर तरफ चुनाव की चर्चा हो, लोग इस जद्दोजहद में हों कि हमारा नेता कैसा हो, किसको चुनकर भेजें हम पार्लियामेंट में, वैसे ही वक्त में जो नज़रें हैं लोगों की वो पत्रकारों पे भी टिकती हैं कि जो पत्रकार हैं, जो खबरें ला रहे हैं हमारे लिए, हमें समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है इलाकों में, गाँव में कैसी स्थिति है, वो कैसे काम कर रहे हैं और उनको कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार पत्रकारों पर भी सवाल उठते हैं और आजकल तो ज़्यादा ही उठने लगे हैं। तो ये सवाल भी उठता है कि ठीक है, पत्रकार जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में भी हम लोग इसी विषय पर बात करना चाहते हैं कि जो आम चुनाव हो रहा है 2024 में, इसमें पत्रकारों का दायित्व कैसा होना चाहिए, क्या है और कैसी पत्रकारिता हो रही है। और इस पर बात करने के लिए मैं दो खास लोगों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं अमरिंदर कुमार जी का, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं झारखंड के और दैनिक भास्कर अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, और सुमन जी का, जो रांची एक्सप्रेस की संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमरिंदर जी, आपसे ही इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं कि क्या कैसा लग रहा है कि जो जर्नलिज्म अभी हो रही है वो कितना संतुष्ट करती है आपको? धन्यवाद रवि जी। पत्रकारिता का दौर में तो बदलाव स्वाभाविक है, समय के साथ सब जगह बदलाव हो रहा है, तो इसमें भी बदलाव हुआ है, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन एक अंतर भी है। अंतर ये है कि पहले की जो रिपोर्टिंग होती थी, खास करके चुनाव कवरेज को लेकर के, तो वोटर जो होते थे खास करके बिहार में या झारखंड में चौक चौराहा पर चर्चा करते थे, तो उससे पता चलता था कि ये क्या मूड है, और लोग साइलेंट वोटर के रूप में नहीं रहते थे। इधर हाल के वर्षों में लगता है साइलेंट वोटर बढ़े हैं। बिहार में लालू राज को भी हम लोग देखे हैं, लालू राबड़ी के बाद नीतीश का भी शासन आया था। नीतीश का जब शासन हुआ तो मैं तो झारखंड चलाया बिहार बंटने के बाद। लेकिन उस जमाने की भी जो बात होती थी, चौक चौराहा पर हम लोग जाते थे जब रिपोर्टिंग करने के लिए, तो सही लिटमस उसमें ये माना जाता था कि आपने क्या आकलन किया, पाठक को पहले क्या बताए, क्या चर्चाएं चल रही है, कौन बुमरिंग पॉइंट हुआ, क्या हुआ, ऐसे। लेकिन अब वो दौर में बदलाव आया है। अब है कि लोग वोटर बोलना नहीं चाहते हैं। पत्रकारों में भी, बहुत पत्रकारों में धैर्य की कमी है। चाहते हैं कि एक दिन में गए, शाम में चले आए। वहाँ 2-2-3 दिन की यात्रा होती थी। चौक चौराहे पर बात के साथ दलान पर बात होती थी, कोई ऑफ द रिकॉर्ड ही बोलता था, कोई मुद्दा। मैं एक बार 95-96 की बात बता रहा हूँ, जब एक दुकान पर मैं बैठा, चाय की दुकान पर, तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें तो बफोर्स वाला लेयर चल रहा है। तो बफोर्स वाला लेयर था, तो अब वो नीचे तबके के लोग जहाँ गांव में बफोर्स की बात कर रहे हैं, तो उस समय लगने लगा कि ये बफोर्स का असर अभी भी है, फैक्ट्स जो भी हो, लेकिन पब्लिक के बीच में। तो इसी तरह से कुछ इशू है जो चर्चा के दौरान बातें आती हैं, तो उसमें पता चलता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। और सही रूप से तो कोई आकलन नहीं किया जा सकता है कि ये ही जीतेंगे या यही हार जाएंगे, लेकिन वो जो ट्रैकिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप कुछ गैदर करके कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, वोटर का मूड क्या है, हमको क्या करना चाहिए, उसमें खास करके पत्रकारों के निष्पक्षता पर भी बात होनी चाहिए कि जो पत्रकार केवल लिटमस के आधार पर आकलन किसी कारण से गलत भी हो सकता है कि आपका लिटमस पॉइंट गलत हुआ तो हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी के प्रति दुराग्रह नहीं है और किसी के प्रति विशेष आग्रह नहीं है, तो आपको वो पॉइंट चुनने में मदद मिलेगी। उसके अलावा आप कंक्लूजन अगर ड्रॉ कर लीजिएगा तो अच्छी बात सामने आ जाएगी कि जो आपका आकलन था वो। और हमको लगता है कि जो वोटर का जो ट्रेंड है, इसी आधार पर एग्जिट पोल हो वो भी, और वो ही सफल हो पाते हैं जो सही पॉइंट पकड़े और सही लिटमस लगाए। तो ये चुनौती तो पत्रकारों के साथ बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जो हमारा जितने चैट चलते हैं उससे भी बहुत सी सूचना आती है, लेकिन है कि उसमें लिटमस सही होना चाहिए और आपका आकलन सही होना चाहिए। हाँ, ये बड़ा है कि अब आजकल व्हाट्सएप इतनी सूचना आ जाती है कि कौन वाली सही है, कौन वाली गलत है। ये भी दोबारा चेक करना बड़ा मुश्किल है। दोबारा चेक करना चाहिए जी। निवारजन सुमन जी, आप संपादक हैं रांची एक्सप्रेस की। मुझे ये बताइए कि जब आप पत्रकारों को भेजती हैं फील्ड में कि हाँ भाई चुनाव की रिपोर्टिंग करनी है, तो क्या समझाया जाता है कि किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए ताकि निष्पक्षता जो है हमारी बनी रहे? अभी मैं पिछले चुनाव की बात करती हूँ।
अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मतलब पिछला चुनाव था तो मैं ऐसे ही खुद मैं फील्ड में गई हुई थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपको भाई किसकी सरकार अच्छी लगती है, आप किसको वोट करेंगे। मतलब एक तो नेचर है, आप चाहे संपादक हो चाहे कुछ पत्रकार वाला नेचर तो आप में रहता ही रहे। तो मुझे अभी भी ये महसूस हुआ कि बहुत पहले तो लेडीज़ बात नहीं करती हैं किसी भी पत्रकार को देख करके। महिला तो पुरुष का तो छोड़िए, महिला पत्रकार को देख के सब भाग जाती हैं, कुछ बात ही नहीं करेंगी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप किसको वोट करेंगे, मतलब कुछ तो आपके मन में होगा या आपका। तो वो लोग बोलते कि मैं मालिक से पूछ के बताऊंगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा भाई कि अभी के समय हम पूछे मालिक कौन, बोले अपने हस्बैंड से पूछ के, बोले अपने पति से पूछ कर। तो ये तो मुझे बहुत ये लगा कि इतना पत्रकारिता हो रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है, उसके बावजूद भी अभी का ये हाल है। इसका एक बहुत दुखद अनुभव रहा है मुझे कि अभी भी महिलाएं मतलब मैं मालिक से पूछ कर वोट करूंगी ये कहती हैं ऐसे। हाँ, ये बड़ा एक जागरूकता को लेकर बात होती है। चुनाव आयोग भी कहता है पत्रकारों हाँ, से मतलब दायित्व वाली बात हो रही है कि मतलब उसको हम समझा रहे हैं तो उसको तो पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। तो पूछती है कि हम पूछ के वोट करेंगे, ससुर से, जेठ से, तो इससे उससे। तो एक अपना अनुभव मैं आपको ये बता रही हूँ, मतलब किसी से पूछा हुआ चाहे किसी से कहा हुआ या कोई हमको आके बता रहा है ऐसा नहीं, मैंने ये खुद अनुभव किया है। हाँ, कई जगहों पे ऐसा है कि वो परिवार का मुखिया तय करता है कि किसको वोट देना है, सब लोग एक साथ गए। कई बार तो पहले के ज़माने में जब अभिनंदन जी करते थे तो गांव का जो प्रधान था वही तय कर देता था कि सबको देना है, तो आदमी देता था। हम लोगों ने उस दौर को देखा है। जो जागरूकता को लेके होता है, ऐसे भी हम देख रहे थे अखबार में भी, स्कैन करिए, आप कहीं अखबार की बात करोगे स्कैन करके करिए, फिर आप नंबर्स वाले करिए तो आपको ये पुरस्कार मिल सकता है। मतलब किसी न किसी तरीके से जागरूकता फैलाना है मतदाताओं में। तो पत्रकार किस तरीके से जागरूकता फैलाने में मददगार? पत्रकार को सबसे पहला काम दायित्व होता है कि वो जागरूकता फैलाएं, उनको अपने हक की बात को बताइए। तो मतलब मेरे अनुभव से तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए जी। दायित्व सबसे पहले ये होना चाहिए। मैं सवाल जानना चाहता हूँ कि कैसे मीडिया की, कैसे आपके अखबार की क्या भूमिका हो सकती है जागरूकता फैलाने में, या क्या भूमिका है आपकी, क्या कर रही हैं आप? जागरूकता तो फैलाने का क्या काम, अखबार के माध्यम से लोगों को बताना कि आप वोट ज़रूर करें और अपने पसंद से करें। ये तो सबसे पहला काम है कि आप वोट ज़रूर करें और अपने पसंद से करें। ये नहीं कि हम किसी से पूछ के करेंगे, तब तो मुझे लगता है फिर तो क्या बोलूँ मैं इस पर। बिल्कुल। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है जागरूकता को लेकर के। देखिए, एक तो अखबार में या जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, एक पॉइंट रहता है। लेकिन कौन जीत रहा है हार रहा है इस सार्वजनिक हो चुका है, इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड हो चुका है लोग चले। लेकिन वोटिंग में शामिल होना चाहिए, वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, लोग घर में उस दिन रहे। जैसे निर्वाचन आयोग या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना विज्ञापन देता है कि पहले वोट तब नाश्ता, इस सब टाइप से वो चल रहा है। लेकिन वो विज्ञापन का असर होता है न्यूज का अलग वाले। तो न्यूज वैल्यू के रूप में हम लोग को प्रेरित करना चाहिए, जो जहाँ तक समझ उसका पाठक वर्ग हो उसको थोड़ा रोचक बनाए, उसके स्टाइल में उस बातों को लिखे। जब अपने यहाँ डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया जा रहा था, संविधान सभा की जब बात हुई थी, तो लोग एक बार जैसे लोग बताते हैं, सुनी सुनाई बात है कि जवाहरलाल नेहरू से लोग ने कहा कि आपने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहा है, आपके यहाँ लिटरेसी रेट इतना कम है, बहुत मिनिमम था, माने 2 डिजिट में भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पता चलेगा, और मैं ट्रायल एंड एरर प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ, और 30 वर्षों तक हो सकता है कि आपको नहीं कुछ पता चले, लगे गड़बड़ हो रहा है, लोगों तो बात नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ होगा वो एक क्लाइमेक्स पर पहुंचेगा। और हमको लगता है वो बात आज के दिनों में सही हो रही है। अभी भी 60% 70% वोट की बात होती है, कहीं 80% होते हैं, 100% नहीं संभव है, किसी भी कंट्री में नहीं है, वो सोचना भी नहीं चाहिए। अब हम झारखंड को लेकर चर्चा करते हैं, कल ही हम न्यूज रूम में बात कर रहे थे, तो झारखंड में एक ट्रेंड देखें कि दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, या इसका एक माने आंकड़े आधारित मैं बात कर रहा हूँ, सांख्यिकी का हो सकता है उत्तर का अपनी जगह पर सही हो, कि अभी जैसे 4 चरणों का चुनाव हुआ है, तो नेशनल फिगर भी है, और दूसरे राज्यों के जो पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में, तो ये मैं डाटा देख रहा था, तो उसमें है कि पिछले 2019 के चुनाव में कहीं भी पोल परसेंट बढ़ा नहीं है, घटा ही है। और झारखंड एक अपना है फर्स्ट फेज में, जैसे पलामू को छोड़ दीजिए तो तीनों में बढ़ा है। तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, वोटर भी बढ़ रहे हैं, और पोल परसेंटेज भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता है। उसमें हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी का भी काम हो, अपने वोटर को ले जाने के लिए जागरूकता फैला रहे, उसका भी असर पड़ रहा हो, या कुछ स्लोगन का असर भी हो, या लोगों के मन में ये भावना
बढ़ रही है। या जैसे अभी बच्चों के लिए था कि जो 18 साल पूरे कर रहे हैं उसको कॉलेज के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो वोटर बन जाएंगे, तो वो बच्चों में भी उत्साह है। लेकिन अभी इसमें भी काम करने की ज़रूरत है, केवल विज्ञापन से नहीं, उसके लिए मोटिवेशन के लिए। जैसे केवल ये निर्वाचन आयोग का नहीं काम है, जब हम चौथा स्तंभ है तो अपने स्तंभ की भूमिका भी निभानी चाहिए कि कैसे हम वोटर के बातों को सोचे, पोल परसेंटेज कैसे बढ़े, लोग इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों, ये सब बात होनी चाहिए। हाँ, और सुमन जी जैसे पहले था कि जब हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, तो देहात में देखेंगे कि देहातों में फिर भी लाइन लंबी लंबी लग गई है, वहाँ का वोट प्रतिशत ठीक है, और शहरों में आते हैं तो वोट प्रतिशत घट जाता है। लोगों को लगता है ठीक है छुट्टी का दिन है, अब कौन जाए, काहे के लिए जाना है, क्या होगा, कुछ भी यही तो जागरूकता फैलाना, क्या वोट करें। मतलब एक बार मैं आसाम में रहती थी, मैं वोट देने के लिए वहाँ से आई थी, 2009 की बात है ये। हाँ, तो यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो देहात के लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं लोकतंत्र को लेकर, वोटिंग को लेकर, शहरों में नहीं है। इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, देहात में लोगों का ये तो कहना नहीं चाहिए, बट उनको एक पर्टिकुलर जगह से सुविधाएं मिलती हैं कि आपको मैं ले जा रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी से चलिए। ऐसा मतलब मुझे ऐसा अनुभव होता है। मैं तो एक ही बार गांव गई हूँ मतलब रिपोर्टिंग के लिए, उससे मुझे ये अनुभव हुआ है। शहरों में क्या दिक्कत है फिर? शहरों में तो सारी सुविधाएं हैं, घर के बगल में वो पड़े रहते हैं। कोई भी मतलब मेरे ख्याल में 200 मीटर से कम ज़्यादा दूरी पे कोई भी पोलिंग सेंटर होता होगा। रवि जी, मुझे लग रहा है कि माइंड सेट का मामला है। हाँ, माइंड सेट का मामला ये है कि बहुत सही कहा इन्होंने कि गांव में लोग लाइन लगते हैं, गांव में मतदान के प्रति या राजनीति के प्रति झुकाव हो सकता है। हमको याद आ रहा है कि एक जमुना सिंह एमएलए हुआ करते थे मनिका से, और पटना में मैं था तो उनके यहाँ बैठा था किसी बात पर। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उनके यहाँ होता था क्या कि जो उस जमाने में लोग बोलता था जो 20,000 वोट ले आया सो जीत गया। तो उन्होंने कहा कि जानते हैं हमारे यहाँ स्थिति क्या है, हम अपने नौकर को बुला के बोले कि तुम वोट डाला, तो हमको पता कि कल दे दे भाई, आप फुर्सत न हो। तो वो सीन था। और आज के दिनों में गांव ग्रामीण इलाका में पोल परसेंटेज बढ़ रहा है, तो वहाँ जागरूकता फैली है। और शहर में जो है हमको लगता है कि हम लोग आराम तलबी की मुद्रा में ज़्यादा हैं, और हमको लगता है कि ये पोल परसेंट शहर में बढ़ाने के लिए कटाक्ष भी है कि होगा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा बूथ पर, आप अपने जैसे व्हाट्सएप से करते हैं ऐसा कोई सिस्टम ECI डेवलप कर दे कि आप अपने वहीं से वोटिंग कर दे, तो शहर में पोल परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन आराम तलबी का मामला है, और लंबी लंबी एसी रूम में बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में हम शामिल हो। अब लाइन लगना है तो आधे घंटे लाइन लगना पड़ेगा, तो इससे शहर के लोग थोड़ा सा बचना चाहते हैं। इसीलिए शहर का जो पोल परसेंटेज है वो घट रहा है, लेकिन उसमें जागरूकता लाने की जरूरत है। वैसे लोग में जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, उनमें ये प्रवृत्ति डेवलप होनी चाहिए कि आप भी वोट डालिए। आप अगर बड़े अधिकारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, समाज के बड़े लोग हैं, तो आपका भी दायित्व होना चाहिए कि आप भी इस लोकतंत्र में शामिल और वोट कीजिए। जो अभाव है वो करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये जो जर्नलिज्म अभी हो रही है चुनाव के दरमियान, उसमें है कि कई बार तो हम लोग कहते हैं ठीक है इस पार्टी का ये घोषणा पत्र हमने बताया, इस पार्टी के कार्यक्रम में बताया। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज ही यहाँ पे गृह मंत्री जी का रोड शो होने वाला है, कुछ देर के बाद शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम बताते हैं मीडिया में, लेकिन क्या मीडिया में वो खबरें भी आ रही हैं जो मतलब जो वास्तविक मुद्दे क्या हैं और क्या होने चाहिए? जो होता है कि डायरेक्शन भी देना कि ये मुद्दा होना चाहिए, आप इस पर बात करिए। क्या इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, रिपोर्टिंग की जा रही? इक्के दुक्के हो रहे हैं, मोटे तौर पर ये नहीं हो रहा है। मुद्दा तो एकदम गायब ही हो गया है। अखबारों के बीच भी एक व्यवस्था है, या माइंडसेट भी, दोनों शब्द मैं ले रहा हूँ, व्यवस्था भी और माइंडसेट। अब जैसे मान लीजिए कोई इशू है, ये जनहित में, राजहित में, देशहित में जुड़ी है कि इसको हमको खड़ा करना चाहिए कि आप भाई विकास नहीं कर रहे हैं तो अगले 5 साल में क्यों आइएगा, या कोई भी इशू खड़ा कर सकते। तो उसमें कभी कभी लगता है कि ये इशू अगर होगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि उस मामले में ब्लैंक्स है, या ये इशू होने से किसी को मदद हो जाएगा। तो वो सही जानते हुए भी अखबार को लगता है कि हमारा ये चेहरा नहीं है, लेकिन ये चेहरा नहीं हो जाए कि हम इसके पक्ष में इस इशू को उठा रहे हैं, इसके पक्ष में, तो वहाँ बचता भी है, थोड़ा बचना भी चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। निष्पक्ष हैं तो हैं, लेकिन दिखना भी चाहिए, तो वो भी एक समस्या है। लेकिन कई बार होता है कि अगर आप पर पक्षपात का भी आरोप लगता है और राष्ट्रहित में बहुत सही है, वो उचित, तो वैसे चीज़ों को उठाना चाहिए। आने वाले दिनों में पक्षपात का मुद्दा हो सकता है, आप पर आरोप भी लगेगा, लेकिन बाद के दिनों में वो अगर ठीक हो जाएगा तो फिर उस पर एक सेटिस्फैक्शन होगा, वो होना चाहिए। इसलिए उस पर भी विचार करना चाहिए, वो विचारणीय बिंदु है। हाँ, जैसे कि अब देखिए कि हेल्थ का मुद्दा है, या भोजन का मुद्दा है, या रोज़गार का मुद्दा है, या शांति का, मतलब
अपराध order का नियंत्रण, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। इन मुद्दों पर भी बात जर्नलिज्म में आप लोग करते थे। हम लोगों ने देखा है वो दौर जब पूरा पूरा पन्ना एक इशू पे छपता इशू रहा पे है, छपता अब था। नहीं है। कि पत्रकारिता कितनी बदली है पिछले 20-25 सालों में? देखिए पत्रकारिता चुनावी पत्रकारिता खासकर। हाँ, चुनावी दोनों का साथ असर है। देखिए एक तो हम लोग पत्रकारिता को अब इस दौर में ले आए, हम लोग बोलते हैं कि अखबारों के बीच में हो रहती है फर्स्ट वीक कौन अखबार होता है, फर्स्ट है उसको देखने में सुंदर होना चाहिए, न्यूजी होना चाहिए और पब्लिक उससे कनेक्ट हो। पहले इन डेप्थ रिपोर्टिंग ज़्यादा होती थी, अब है कि पाठक के पास समय नहीं है, इतना जान के कौन करेगा। 1% आदमी को इन डेप्थ जानकारी चाहिए, 95% आदमी को सही सोचना चाहिए, तो पॉइंटर में लगा दीजिए, सोचना चाहिए। पहले क्यों, क्या, कहाँ, उस पर लोग डिटेल्स रिपोर्टिंग करते। एक दिन भी नहीं हुआ, दूसरा दिन भी हुआ तो मुद्दा पुराना होता नहीं जाता, तब उससे पहले 4 दिन आगे चलते थे। अब वो पत्रकारिता बदली है कि किसी के पास समय नहीं है, पाठक के पास है जो मोबाइल देख लिया तो फिर पूरा पन्ना नहीं देखना आजकल चाहता। सुबह से तो न्यूज़ चलता अखबार ही पर रहता लोग है समय इसमें। देना नहीं चाहते हैं, ये कारण है। और अखबार में समय देने के लिए कंटेंट भी होना चाहिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं इस भाग दौर में अभाव हो रहा है। और अभी के समय में क्या है कि न्यूज़ क्या आने वाला है, सुबह से लेकर शाम तक तो सबको पता चल जाता है कि क्या छपेगा हमारे यहाँ पे, ये तो एकदम से पता चल जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ा बात है। जब तो से सूचना आपको मिल गई, सूचनाओं के अलावा जो रिपोर्टिंग की जाती है पत्रकारिता मतलब सिर्फ सूचना नहीं है ना। पत्रकारिता का क्या मतलब यह भी है कि ठीक है खूंटी में खोजी पत्रकारिता होनी चाहिए। हाँ, खोजी पत्रकारिता को तो वही तो होना ही चाहिए, लेकिन आदर्श आजकल स्थिति तो है। सुबह से हर बात पर सबको एक एक चीज़ में न्यूज़ आता है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। हाँ, तो मुझे मैं ये मतलब इसको समझाइए। कैसे हाँ, कि आप ये हम समझाइए। लोग अभी मतलब अखबार का क्या आप समझिए, यही है ना कि हम लोग सारी जानकारियाँ जो सुबह से सबको पता होता है अखबार में छप जाता है। ऐसी कोई घटना आज की जो आपको नहीं पता हो, आप खुद से बताइए। या चुनावी मुद्दे खबरों ऐसा का नहीं पता है। होना, आप डिफर कर रही हैं। नहीं, मुझे रवि जी मैं इस पर एक लाइन जी। सूचना तो आज मैं जैसे पहले होता था, हम लोग जब पत्रकारिता शुरू किए थे, बीच के दौर की बात बता रहे हैं, तो होता था कि सूचनादाता कौन है, तो प्रेस रिलीज होता था। कभी कभी ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम चलता था कि सूचना के लिए बताता था, कोई विज्ञप्ति होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। लेकिन आज के डेट में जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना नहीं रीच होता, सूचना तो आपको दे देता है। पत्रकारिता खासकर प्रिंट मीडिया को इसमें ये होना चाहिए कि कोई घटना घटी तो वो एक सूचना ले लिया, उसी को केवल परोस दे 60 दिन है। अब चाहिए उसके पीछे का आगे की कहानी आगे क्या है, पीछे की क्यों कहानी, हुआ। हाँ। अगर कोई एक्सीडेंट वही। हुआ तो एक्सीडेंट हुआ तो सूचना मिल गई, लेकिन क्यों हुआ, उसका इंपॉर्टेंट तथ्य क्या था, सबसे बड़ी गलती क्या, उसको हम खोज के ले आए, किसी के हवाले से ले जाए, तो उस पर हमको मेहनत करना चाहिए। एक सूचना तो आ गई, उसके आगे पीछे करके अगर वो परोसेंगे तो पाठक भी उसको पढ़ेगा और आगे की भी सूचना आएगी। और ये नहीं होगा कि वो जो टीवी में मैंने देख लिया या व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल गया, यूट्यूब में जो चल गया, उससे आगे की बात है, तो वो देना, तो वो पर मेहनत करना पड़े, उसके लिए प्लानिंग भी होना चाहिए, वैसे लोग का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, घटना होगी इसको लेके कैसे उड़ जाए, कैसे आगे, तो ऐसा करके किया जा सकता है। हाँ, ये क्या, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे जो जर्नलिस्ट थे पहले तो था कि भाई इस तरीके की का हाई फाई टेक्निकल साधन नहीं थे हमारे पास में, तो हम लोग ट्रैवल करते थे लंबा 3 4 दिन 5 दिन गए, घूम के आए, लौट के आ गए, तब आके एक रिपोर्ट लिखी। आजकल सुविधाएं हैं, टेक्निक आपके पास में, तो व्हाट्सएप आपको सेकेंड्स में सूचनाएं दे देता है, फिर आप वेरीफाई करके उस पर काम करते हैं। चुनाव में जो एक अचानक से जो फ्लडेड होती हैं खबरें, अचानक से बहुत सारी सूचना आ गई, जैसे मान ली फलाने ने इस्तीफ़ा दिया, फलाने की अरेस्टिंग हो गई, फलाना हुआ, धमाका हुआ। कैसे एक नए पत्रकारों के लिए समझाइए कि कैसे एक नया पत्रकार उसको जस्ट ये करे, उसका फैक्ट चेक करे कि जो सूचना हम तक आई है सूचना सही है या सूचना गलत है। देखिए उसका तो व्यवहारिक ट्रेनिंग पहले ही होना चाहिए, जो आप पत्रकारिता शुरू करें तो सिखाया जा रहा है। लेकिन अभी बहुत अच्छी बात है कि नए पत्रकारों के लिए, अगर मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि अभी इस्तीफा आ गया, अब 1 ही घंटे का समय है न्यूज रूम में कि सब सूचना आ गई, डाक भी डालना है, सिटी भी डालना है, तो उसको कैसे करेंगे। एक तो सूचना तो उसके लिए है क्या कि उसके लिए अभी उसको उसमें डूबना पड़ेगा, केवल रिपोर्टर को नहीं, रिपोर्टर के जो सीनियर हैं, सो डेस्क जो न्यूज एडिटर हैं, सबको डूबना कि इसको और कैसे किया जा सकता है। जैसे किसी ने इस्तीफा दे दिया या किसी की अरेस्टिंग हो गई, इसमें कारण क्या थे, इसमें 2 आदमी में काम बांट दीजिए, ये तुम ये ले आओ, तुम ये ले आओ, और उसका एक प्लानिंग तय होना चाहिए। एक तो आधा उसका प्लानिंग अपने तय होना चाहिए, जो मानसिकता में है, इनिशियल आदमी है तो भी सोच सकता है, और जो ऊपर के वरिष्ठ लोग हैं, जो जिनका अनुभव है, उसमें उनको गाइड करना चाहिए कि इसको ऐसे करके, जैसे आज इसको अरेस्टिंग हो गई किसी की, तो इसका अरेस्टिंग के पीछे क्या था, तत्कालिक कारण क्या हुआ, पहले का क्या कारण था, कुछ सूचना उपलब्ध है। लेकिन कुछ सूचना ऐसे लिया जा सकता है कि जिसमें कोई रोचक तथ्य
सामने लाया जाए उस रोचक तथ्य से। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जो घटना हमारे साथ एक चुनौती थी, एक टॉपिक था जिसमें 20 साल से वो चल रहा था और उसका एक इम्पॉर्टेंट डे था कि इस पर होना चाहिए और इस पर ऐसा होना चाहिए कि कुछ नया हो। और उसमें चुनौती ये था कि जो 20 साल से चल रहा है उसमें क्या नया होगा, 20 साल में टुकड़ा टुकड़ा में होना चाहिए, वो नया आ जाना चाहिए। उस नया आने में क्या हुआ कि एक घटना था जो केवल मैं ही जानता था और कोई नहीं जानता था और किसी कारण से उस समय में नहीं छप पाई थी। तो सोचते 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 आधे घंटे में जब हुआ तो वो क्लिक किया, तो मैंने उसका लिखा और लिखने के साथ वो था पशुपालन घोटाला, जिसमें पशुपालन घोटाला का जजमेंट आने वाला था। उसमें था कि नया होना चाहिए, जो कहानी कोई नहीं सुनी हो, हर एक अखबार का अपना होता है। तो उस जमाने में कैसे हुआ, तो मैंने वो कहानी को लिखा, एक कागज का टुकड़ा गिरा जिससे निकला सबसे बड़ा देश का घोटाला। तो वो रोचक तथ्य था, वो ऐसे करने से कि सब कुछ नया नहीं था लेकिन एक चीज़ नया था, उसको उठाया जाए। इसी तरह उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से भी कई बार होता है कि कुछ नई सूचना मिल गई, ये होनी चाहिए। ये जो इंडिविजुअल पत्रकार है उसके लेवल में भी, जो उसको मॉनिटर करने वाले ऊपर के लोग हैं, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग एट ए टाइम होगा ना तो कुछ नई बात आ जाएगी। अच्छा, मैंने क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों को जो पत्रकारिता कर रहे हैं आज के ज़माने में, उनको कैसे करना चाहिए काम? उनको सबसे पहले उनको व्हाट्सएप पत्रकारिता छोड़नी चाहिए। अभी का जो एकदम व्हाट्सएप पत्रकारिता छोड़नी चाहिए, हाँ, उसको एक टूल के रूप में यूज कीजिए, निर्भरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पत्रकारिता मतलब वो मेन वो हो गया है, लोग जगह पे जाएंगे नहीं, वहाँ से जो आ गया वही न्यूज़ बना देंगे। मतलब ऐसा ही होता ही है, मानना क्या, ये होता ही होता है। सबके पास सेम न्यूज़ आता है, लोग उसको अपने हिसाब से रीराइट करते हैं, चाहे जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। ये सही है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, ये एकदम सही है। और अब तो बहुत सारा मतलब अब तो बहुत सारा चीज़ें भी डेवलप हो गई। पहले सिर्फ दूरदर्शन था, हम लोग जब पढ़ते थे तो न्यूज़ के लिए तो हम 8 बजे टीवी खोल के बैठते थे, नहीं अगर आज का छूट गया तो फिर एक आध न्यूज़ और आता था वो देखते थे। अब तो दिन भर देखते रहिए न्यूज़, अब तो कोई हड़बड़ी भी नहीं है। इससे क्या होता है कि आदमी उतना कंसंट्रेशन भी नहीं ला पाता है अपने मन में। अच्छा, न्यूज़ के टेलीविज़न के इतने सक्रिय हो जाने से अखबारों पर क्या असर पड़ रहा है? अखबारों पे इसका तो असर है ही, पाठक तो ओबियसली घटते ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक नेचर होता है, देखिए इतना न्यूज़ होने के बाद हमारे भी एक आदत होता है कि सुबह एक बार अखबार देख लेते हैं। अखबार आदत बनी जाती है, सही बोल रही हैं आप। ये एक आदत होता है, लेकिन असर तो बहुत ज़्यादा है। हर घटना तो, और इसमें ये लिख दिया, हम तो सुबह न्यूज़ में ये देखे थे। अच्छा सर, ये समझाइए कि जैसे ये भी नए पत्रकारों के लिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि खबर भी ठीक है, हाँ ये वाली खबर सही आपको पता है, लेकिन अनावश्यक तौर पर प्रेशर भी, पत्रकार भी समाज ही में रह रहा है, मिलना जुलना है, 10 रुपये भी सूचना आएंगी, तो एक प्रेशर भी बनता है कि नहीं ये बार हर आदमी चाहता है कि ये उसके हिसाब से खबर छप जाए। तो ऐसे प्रेशर के बीच में पत्रकार कैसे अपने आप को बचाते हुए सही रिपोर्टिंग करें? देखिए, पत्रकार के लिए, पत्रकार आप जानते हैं रवि जी, पत्रकार में बीट का सिस्टम में बीट कवर करने वाला रिपोर्टर होता है। तो रिपोर्टर, मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, रिपोर्टर को जज की मानसिकता में रहना चाहिए, न कि कार्यकर्ता के रूप में। जब अगर कार्यकर्ता के रूप में सोचिएगा तो आप किसी का इन आउट सब कुछ सोचिएगा। अगर जज के भूमिका में रहिएगा, जज की भूमिका रहेगा तो आपको इन आउट पता रहेगा, अलग ये हमको जजमेंटल होना है, ये जजमेंट होना ठीक है। उसमें कई बार होता है, कई सोर्स का मामला है, कभी प्रबंधन का दबाव रहा, कभी कुछ रहा, तो थोड़ा 19-20 हो सकता है कि भाई ठीक है इसका बड़ा डिस्प्ले हो, इसका छोटा है, बस उतना ही तक। केवल दूध में 1% अगर पानी आप मिला सकते हैं तो उतना फ्लक्चुएशन चल सकता है। उसी तरह से आपको एक जज के भूमिका में और धैर्य के साथ मेहनत करने की मानसिकता, मेहनत करने की मानसिकता ये है कि मेहनत लोग करते हैं लेकिन सार्थक मेहनत। अब एक खबर को लेकर के 7-7 घंटा सोचना, 7-7 घंटा करना, अगर समय है तो, नहीं तो 2 घंटा पूर्ण रूप से। अब ये खबर मिल गया, जैसे मैडम बताएं कि व्हाट्सएप पर मिल गया, उसी को चेप दिया, उसी लेके कहानी हो गई, तो वो नहीं होनी चाहिए। आपको सही समय पर सही मेहनत, जो जितना मेहनत करेगा उसका अनुभव उतना ही ज़्यादा होगा, और वो मेहनत की कमी जो है वो खबरों में दिखती है। अगर मेहनत कर दिए तो वो भी खबर में रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल, और मेहनत नहीं किया आपने तो वो भी दिखेगा। कुछ आप तो खबर देख के ही बता सकते हैं कि किसको सपोर्ट कर रहा है। अभी का तो पत्रकारिता ऐसा हो गया है। हाँ, वो तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा ना, अगर आपकी मनसा निष्पक्ष नहीं है, ये रिफ्लेक्शन तो एकदम दिखता है। अभी वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो अखबार खरीद के पढ़ते हैं 5 रुपए का, तो उनको पता है कि आप किसके पक्ष में जाएंगे। और एक बात और मैं पत्रकारों के लिए कहूँगा, देखिए पत्रकारिता की किसी कारण से आप पत्रकार बन गए, कोर्स करके आए, जैसे मेरे पास डिग्री नहीं है, बिना डिग्री वाला पत्रकार हूँ, कोर्स करके आ गया। लेकिन इसमें है क्या कि अब जब पत्रकारिता की कलम पकड़ी और पत्रकारिता को कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको पिछला भूल जाना चाहिए कि आप पिछला मेहनत किया नहीं किया। अब उस दिन से आप मेहनती बनिए,
मेहनत कीजिए। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी वाला ये फील्ड है कि अगर आप पहले किसी कारण से मेहनती नहीं हैं या बहुत ज्ञान नहीं है, तो इसमें इतना अवसर है कि अगर आप मेहनत कीजिएगा, ज्ञान लीजिएगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में मैच्योरिटी आएगी, आप में तथ्य की जानकारी होगी, किसी विषय वस्तु पर ना तो डिटेल्स पढ़ लीजिए, तो एक नया अपॉर्चुनिटी है, नया कैरियर की शुरुआत हो सकती है। और बिना मेहनत किए हुए इस फील्ड में तो आगे आप नहीं बढ़ सकते एक सीमा के बाद। चलिए, आप 2 ही रोज मिनट आपको में- सीखने की जरूरत है इसमें। जी, अब 2 मिनट हमारे पास है, तो हम आप दोनों के पास एक एक करके आएंगे। पहले आपसे ही पूछते हैं कि लोग वोट देने आए, जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र की पर्व में शामिल होना चाहिए। अगर आप बेहतर भारत बनाना चाहते हैं तो उसकी जो यज्ञ हो रही है, जो हमारा डेमोक्रेसी का मूल आधार है, उसमें शामिल होइए और बिना राग द्वेष एक बेहतर राष्ट्र कैसे बने उस मानसिकता में अपने उम्मीदवार का चयन कीजिए, उनको वोट दीजिए और लोकतंत्र को आगे बढ़ाइए। सुमन जी, आप क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि अगर आप इसको यज्ञ मानते हैं तो अपनी आहुति जरूर दीजिए और एक अच्छे देश का निर्माण होगा आपके वोट से। अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि अभी कहा ना, पहले मतदान फिर जलपान, इस स्लोगन को एकदम दिमाग में बिठा के रखें जिस दिन आपका चुनाव है। हाँ, ये स्लोगन ही सिर्फ नहीं रह जाए, अच्छा कहा इन्होंने कि पहले मतदान करिए फिर जलपान कीजिए, तभी आप जो आपका देश का जो सबसे मजबूत लोकतंत्र है दुनिया का, भारत, उसको आप और मजबूत कर पाएंगे। मुझे फिलहाल इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद।